ऑलराइट, सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स। सबसे पहले आपको ये बात समझाने की जरूरत है कि हमारे पास जो शेल होता है या जो एनर्जी लेवल होता है उसे हम फर्दर बाइफरकेट करते हैं सबशेल में। ठीक है, एक शेल के अंदर एक से ज्यादा सबशेल्स हो सकते हैं और सबशेल्स जो होते हैं वो फिर फर्दर बाइफरकेट होते हैं ऑर्बिटल्स में। यूं हम इसे जो ना फर्दर डिवाइड करते हैं। वो एक सर्कल ही था जो हमने ड्रॉ किया हुआ था, लेकिन ये सर्कल वाला कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा बचकाना कॉन्सेप्ट है। तो अब हम आपको कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा सा ब्रॉड बेटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप होगा। अभी तक हमने आपके साथ सिर्फ शेल की डिस्कशन की है। शेल्स की डिस्कशन आपको अच्छी तरह से याद होगी। हमने n इज इक्वल टू डालकर, यानी कि हम शेल को n से नोट करते हैं। पहले शेल को 1, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, यूं डिवाइड करते हैं। ये आपके साथ हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, इसे फर्दर एलैबोरेट करता चलूं कि जिस शेल को 1 कहते हैं हम उसे कॉमनली k से, 2 को l से, 3 को m से और 4 को n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात क्लियर होती है? ये नाम है जो हमने अपनी आसानी के लिए रखे हुए हैं। ये वो नाम है जो पुराने साइंटिस्ट ने रखे थे, तो वो आज तक ऐसे ही तरीके से बच्चों को समझाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के पास जो सबसे पहला शेल, लेट्स सपोज ये आपके पास न्यूक्लियस है, इसके बाद जो सबसे पहला शेल होगा वो 1 होगा, जो दूसरा शेल होगा वो 2 होगा, इसी तरह से तीसरे शेल को हम 3 कहेंगे, यू सो ऑन एंड सो फोर्थ। गो के मैं शेल बहुत बुरी तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, पुअर ड्राइंग स्किल्स, बट दिस इज अ वे टू टेल द स्टूडेंट हाउ दे आर बाइफिकेटेड। Are we clear? बेटा मेरी आवाज आ रही है, समझ आ रही है? Can you hear me? ओके, सो मैं सेकंड शेल आपको एक्सप्लेन कर रहा था। सेकंड शेल में मैं इस तरह से आपको बता रहा था कि सेकंड शेल की दो सब शेल्स होते हैं। ठीक है, पहले सब शेल में दो एक ऑर्बिटल होता है, हम उसे 2s बुलाते हैं, और उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर देते हैं। उसके बाद उसका एक और सब शेल भी होता है, वो p होता है। ठीक है, उसे हम 2p कहते हैं उसका नाम रखने के लिए। उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 2px, 2py, 2pz। ठीक है, और उसके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन हर हर ऑर्बिटल के अंदर होते हैं। अब इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बच्चे को एक डायग्रामेटिक आइडिया देना पड़ता है। अब वो डायग्रामेटिक आइडिया कर लेते हैं। आप अभी तक जो पढ़ते आए हैं एटम, ये यूं गोल दायरे में ड्रॉ करना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा गोल दायरे में ड्रॉ करना। एक्चुअली हम न्यूक्लियस को एन के तौर पे लिख लेते हैं। ठीक है, पूरा न्यूक्लियस नहीं लिखते। ऑलराइट, ये न्यूक्लियस हो गया। अब आप पहला शेल ड्रॉ करने के आदी हैं यूं सर्कल में। ठीक है, और उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और हम उसे यूं ड्रॉ करने के आदी हैं। यहां तक बोहर ने अपने टाइम में देखा था, लेकिन हम आज से भी बहुत पहले की, हम तकरीबन अब से भी 100 साल पहले की या 150 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 150 ईयर्स बैक। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई थी, तो उस बेचारे को सिर्फ ये सर्कुलर ऑर्बिट्स ही नजर आए थे। और पहला ही नजर आया था तो दूसरे के लिए उसने ज्यूम किया था कि सारे ऐसे होंगे। उसके बाद उसने वर्किंग की, प्रूव किया कि वो ऐसे नहीं है, और इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का और भी कंट्रीब्यूशन है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर कि जरूरी नहीं है कि पहला अगर दायरे में घूम रहे हो तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन भी दायरे में घूमे, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट आपने डायग्राम एक और देखी होगी कि अगला जो शेल होता है, ठीक है, उसके दो इलेक्ट्रॉन यूं दायरे में घूम रहे होते हैं। और फिर आपने कुछ बुक्स में डायग्राम्स देखी होंगी यूं करके, दो इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहे होते हैं, इसे हम बुलाते हैं पी वाई। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहे होते हैं, इसे हम बुलाते हैं पी एक्स, और दो इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहे होते हैं, इसे हम बुलाते हैं पी सी। चूंकि ये सेकंड शेल का है तो हम नाम के लिए साथ 2p पाई, 2px और 2pz लिख देते हैं। अब यूं समझें कि यूं इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, इसे हम बुलाते हैं डम्बल शेप्ड। डम्बल देखिए ना, वो जो हम एक्सरसाइज के लिए बॉयज यूज करते हैं अक्सर, अब तो गर्ल्स भी यूज करती हैं, एवरीबडी एक्सरसाइज दिस, वो पुराने जमाने गए। सो वो जो डम्बल शेप्ड होता है ये वो शेप है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सेकंड शेल्फ सिर्फ गोल दायरा नहीं होता, बल्कि उसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स यूं भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एंड एक्चुअली इफ यू नोटिस तो मैं इनमें थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहूंगा टू गिव यू अ बेटर आइडिया।
ये हमारे पास सेकंड शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये है, ये है, ये है. If I color all of these, you would notice that I have colored 8 of them. And now this would conform with the current stats you did before, the previous stats. आपको पता होगा कि इस पूरे में हम 2 plus 6 is equal to 8 electrons maximum कहते हैं. अब समझ आया वो 8 electrons कैसे पूरे होते हैं. दो जो होते हैं सर्कल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और बाकी 6 जो होते हैं वो डम्बल शेप्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं. लेकिन एक डम्बल जो होता है वो एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड होता है, हमने उसका नाम ही पी एक्स रख दिया. एक डम्बल शेप जो होती है वो वाई एक्सिस पे ओरिएंटेड होती है, हमने उसका नाम ही पी वाई रख दिया, 2py, क्योंकि वो सेकंड शेल का पी वाई है. ठीक है ना. और फिर इसी तरह 2pz. ये एक आइडिया के लिए ये डायग्राम यू ड्रॉ की गई है. ऑलराइट, मेक सेंस? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है. हमने आपको एक्सप्लेन करना होता है कि एस और पी और फिर इसके बाद डी और फिर इसके बाद एफ है. ठीक है. तो बेटा ये 4 सबशेल्स हैं. एस स्टैंड्स फॉर शार्प, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, डी स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज एंड एफ स्टैंड फॉर फंडामेंटल. ठीक है. तो ये एक्चुअली इनके सबशेल्स के नाम हैं जो हमने रखे हुए हैं. ठीक, ये बात क्लियर हो गई. अब मैं इस डायग्राम को रेज करने जा रहा हूं. आपने बस इतना अंडरस्टैंड कर लेना है जो मैं अपना पॉइंट बनाना चाह रहा था. थर्ड में भी यूं गोल दायरा होगा, फिर यही वाली शेप्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन फिर उसमें एक और तरह का सबशेल भी आ जाएगा, ऑर्बिटल्स भी आ जाएंगे, फोर्स में भी और आ जाएंगे. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दोज. सो आई एम गोइंग टू रेज ऑल दीज. मैं ये सब कुछ रेज कर रहा हूं. ठीक है. आई होप अब एक आपके माइंड में बहुत अच्छा आइडिया जनरेट हो चुका होगा अबाउट हाउ दीज वर्क. ठीक है. अब जब मैं सिंपल यूं टेबल्स ड्रॉ करूंगा तो आई होप आपको सब अंडरस्टैंड होगा कि हमने कैसे ये किया. सॉरी, आई थिंक दिस वाज अ पार्ट ऑफ अ प्रीवियस वर्क. ठीक. ओके, आई होप दिस वुड मेक मोर सेंस नाउ. ठीक है. ये थर्ड है, हम इसे m कहते हैं. m के फिर 3 हिस्से होते हैं. माय बैड, this isn't supposed to be 3s, फिर 3p और फिर 3d. ठीक है. और इस ऑर्बिटल को भी हम 3s ही कह देते हैं. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं, हमेशा की तरह वो 2 ही रहेगा. ये जो होता है ये हमारे पास फिर डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट्स में, 3px, 3py, 3pz. ठीक. और हमारे पास फिर इसकी भी आगे फर्दर डिविजन्स आती हैं, but I'll actually stick with the book. ठीक है. I won't teach you any extra because 5 orbitals. उन ऑर्बिटल्स के नाम क्या होते हैं मैं इंटेंशनली नहीं बता रहा, because that's not a part of AS, that's actually a part of A2. ठीक है. पहले AS में होता था, कुछ टीचर्स अभी भी पढ़ा देते हैं, बट मैं इंटेंशनली इसे संभाल रहा हूँ A2 के लिए, वहीं पर ही करेंगे. 6 ऑर्बिटल, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर हो जाएंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स. आप देख सकते हैं ना कि हर ऑर्बिटल में आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 3 into 2 6 हो गया और ये 5 into 2 10 हो गया. सो ये आपके पास हो गया 2 plus 6 plus 10 is equal to 18 electrons. Alright? ठीक है. ये अल्लाह ताला ने बनाए ऐसे हैं, ये हमने नहीं निकाले. देखिए, हमने सिर्फ इतना देखा है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, फिर हमने अपनी पढ़ने की आसानी के लिए उन्हें बाइफरकेट किया इनटू पार्ट्स. और हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं और वो इसी तरह रहता है. ये रूल ऐसे ही रहेगा. अब वो जो डी वाले सबशेल था उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने इसके 5 ऑर्बिटल्स बनाए और वो 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस के अंदर सेट होते हैं. ठीक है. इस 5 की अभी फिक्र नहीं पड़नी है, ये आगे जाके पढ़ना है, इसकी इतनी डिटेल आएगी कि आप इससे भी तंग आ जाएं. लेट्स स्टिक व्हाट वी हैव फॉर नाउ एट हैंड. ठीक है. ऑलराइट, इस 5 को छोड़कर इसके अलावा जितना समझाया वो समझ आ गया. गुड गुड.
सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 4s 4p 4d और 4f होगा, ठीक है। सो हमारे पास 1 ऑर्बिटल 3 5 और उसी तरह से 7 होंगे। सॉरी, ये 5 गलत हो गया, ये 5 नहीं लगेगा। सो 1 ऑर्बिटल है s के अंदर, 3 ऑर्बिटल्स हैं p के अंदर, 5 ऑर्बिटल्स हैं d के अंदर और 7 ऑर्बिटल्स हैं f के अंदर, ठीक है। ये 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 हो जाता है, ठीक है। एंड द सम इज एक्चुअली 32 इलेक्ट्रॉन्स। बहरहाल फोर्थ शेल जो है वो इस वक्त ए लेवल्स का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आइडिया के लिए बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। मेक सेंस? अब इसे एक्चुअली में याद करना बहुत आसान है। अल्लाह ताला ने ऑर्बिटल्स को एक जैसा नहीं बनाया बल्कि प्रोग्रेसिव बनाया है। प्रोग्रेसिव से क्या मुराद है? ऑर्बिटल्स जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं उनकी हम डिविजन्स भी उतनी ज्यादा कर पाते हैं। अब ध्यान से नोट करें, मैं इसके अंदर एक बड़ी अच्छी सिमेट्री समझा रहा हूं। अगर वो आपको सिमेट्री समझ आ गई तो ये टेबल याद करना आपके लिए मुश्किल काम है नहीं। पहला शेल के शेल है, इसका सब शेल भी एक है, ऑर्बिटल भी एक है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी बेचारे के अंदर दो आते हैं। दूसरा शेल एल है, वो चूंकि दो शेल था तो उसके सब शेल भी दो ही डिवाइड हुए। तीसरा एम है, उसके सब शेल भी 3 है। चौथा 4 है, उसके सब शेल भी 4 हैं। मेक सेंस? ठीक है। अब जो एक सब शेल है, पहला सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, दूसरे सब शेल के अंदर 3, तीसरे के अंदर 5 और चौथे के अंदर 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये ऑड नंबर्स के हिसाब से बढ़ता है, ये प्रोग्रेशन है। पहले शेल के अंदर एक है, फर्स्ट ऑड नंबर ऑफ मैथमेटिक्स, फिर दूसरे के अंदर सेकेंड ऑड नंबर, तीसरे के अंदर थर्ड ऑड नंबर, चौथे के अंदर फोर्थ ऑड नंबर। सो इट्स 1 3 5 एंड 7 ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली। मेक सेंस? गुड। एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो पहला ऑर्बिटल जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रखता था तो वो उसके अंदर टोटल 2 था। अब दूसरे के अंदर आप नोटिस करेंगे कि हर मर्तबा दूसरे के अंदर, और मैं इसे थोड़ा सा रेड से स्पेसिफाई कर रहा हूं, चेंजिंग द कलर माइट हेल्प अंडरस्टैंडिंग इट। दूसरे के अंदर चूंकि 3 सब डिविजन्स थी तो उसके अंदर 6 आ रहे हैं। तीसरे के अंदर चूंकि 5 सब डिविजन्स हैं तो उसके अंदर 10 आ रहे हैं। चौथे के अंदर 7 सब डिविजन्स हैं तो उसके अंदर 14 आ रहे हैं। So it would make sense कि number of orbitals के हिसाब से maximum number of electrons 2 से multiply करके आ जाता है। तो जिसके अंदर एक ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल है 3 2 6, जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स हैं 5 2 10, जिसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं 7 2 14, लाइक दैट। ठीक। सो इस तरह से ये मैक्सिमम नंबर ऑर्बिटल्स तो उसके अंदर उतने थे। अब ये उसके अंदर एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ऑर्बिटल का मैक्सिमम नंबर जो है ना वो 2 ही रहता है हमेशा। ये जो टोटल मैं ऐड अप कर रहा हूँ 2 6 10 14, ये एक्चुअली एस पी डी और एफ के लिए है। एस के अंदर आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, पी के अंदर आ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, डी के अंदर आ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स टोटल और एफ के अंदर आ रहे हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स टोटल। दैट्स हाउ वी आर बाइफिकेटिंग। I hope this makes a lot more sense now. ये नाम है सब शेल्स के। ओके, लेट मी क्लैरिफाई। हमने लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी हाइड एंड सीक की। डू यू रिमेंबर दैट एग्जांपल? Good. If you remember that example, it was about locating a sibling inside your home. And if we actually narrow down the criteria to a smaller and shorter number of places, it would be easier for the sibling to find the hidden one, right? ये बात बहुत आसान है, जो छुपा हुआ है उसे ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कोई बड़ा सिबलिंग छुपा है, कुछ छोटा ढूंढ रहा है, तो पेरेंट्स उसको हेल्प करने के लिए उसकी आसानी कर देते हैं। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम अबाउट टू से, एक इतने बड़े शेल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हमें कैसे पता चलेगा इस वक्त शेल के किस हिस्से में है? इंसान ने तरक्की के लिए बहुत अंदर तक बहुत गौर से देखा है। तो हमने यह किया कि हमने इसके हिस्से कर लिए कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस वक्त किस जगह पर होगा, उसको फाइंड आउट करने के लिए इसके हमने पार्ट्स कर लिए यूं, राइट?
कि इस पार्ट के अंदर हो सकता है इलेक्ट्रॉन, फिर हमने उसके फर्दर पार्ट्स किए। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए ये जो हैं एसपीडीएफ, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल, ये एक दे वर्क लाइक एन एड्रेस। ठीक है, अगर एक इंसान को इस पूरे प्लेनेट पे ढूंढना हो तो 7 बिलियन लोगों में ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपके लिए एक स्टेप आसानी का चाहूं तो मैं आपको यह बता सकता हूं किस कंट्री में होगा। Now, it makes it very easy for you, not that easy, but in comparison, it makes it easier for you to find that person in a specific country. पूरी दुनिया में ढूंढना बेवकूफी है, एक कंट्री में लोकेट करना निस्बतन आसान है। If I can even narrow it down further, मैं कहता हूँ वो बंदा जो है ना इस वक्त आपके पास जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, Now Pakistan has 5-6 provinces. Let's not discuss the details how many. ठीक है, मैं इसमें से एक प्रोविंस नेम कर देता हूँ, आपके लिए और आसान हो जाएगा उस बंदे को ढूंढना। ठीक है, उस प्रोविंस में, या मैं प्रोविंसेस पे नहीं जाता, लेट्स इवन कट इट डाउन शॉर्टर, मैं सिटी नेम बता देता हूँ। लेट्स से मैंने कह दिया कि वो इस्लामाबाद में है। ठीक है, नाउ इट्स वेरी इजी एज कंपेयर टू द होल प्लैनेट और द होल कंट्री, आप उसे सिटी में ज्यादा आसानी से ढूंढ सकते हैं। बट इस्लामाबाद इज अगेन अ बिग सिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ पीपल, इट्स स्टिल नॉट इजी टू फाइंड। व्हाट इफ आई नैरो इट डाउन टू अ स्मॉल टाउन, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बंदा ढूंढना। इसी तरह एक ओपन स्पेस के अंदर इलेक्ट्रॉन ढूंढना मुश्किल काम है। अगर हम उसके पाथ को एक शेल बना दें, उसी पाथ के अंदर फर्दर सबशेल्स बना दें और उसी के फिर ऑर्बिटल्स बना दें, तो उस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। इट वर्क्स लाइक एन एड्रेस। ठीक है, मसलन मसलन मैं अब ना इसे और अच्छा तरीके से क्लैरिफाई कर देता हूं। सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं आपको बता दूं कि वो इलेक्ट्रॉन 3px में लोकेटेड है, ठीक है, तो आपके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। आपको ये पता होगा कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से थर्ड शेल में है, और वो एसपीडीएफ में से पी के अंदर है, और पी के अंदर भी आपको एक्स वाली ओरिएंटेशन देखनी है, उसके अंदर वो होगा। मींस, ठीक है, कि अगर मैं 3u शेल बनाऊं तो ये थर्ड शेल का जो ये वाला ओरिएंटेशन होगा, उसके अंदर या तो ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा या ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा। अब इन दो में से तो एक बहुत आसान है ढूंढना। अब समझ आई बात की? हमने असल में एटम के इलेक्ट्रॉन्स को कट शॉर्ट कर लिया है, लोकेट करने के लिए एड्रेस बना दिए, एंड दिस सेल, दिस सब शेल एक्चुअली वर्क्स लाइक एन एड्रेस। जैसे किसी एड्रेस में हम लिखते हैं ना हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, फिर जो ना ब्लॉक नंबर या इस तरह से कुछ बताते हैं, तो एड्रेस एक टाउन का बहुत इजी हो जाता है। उसी तरह ये वर्क करता है। 3 क्या बता रहा है? उसका शेल। पी क्या बता रहा है? उसका सब शेल। ठीक है, एक्स क्या बता रहा है? उसका ऑर्बिटल। पीछे बच क्या गया? 2 इलेक्ट्रॉन में से कोई एक ही होगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम ही 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हो गया ना आसान? ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी छोटे सिबलिंग की तरह है। पेरेंट्स कहेंगे बेटा आपने सारे रूम्स नहीं चेक करने, सिर्फ बेडरूम्स चेक करने हैं। घर में कितने बेडरूम होंगे? 2-3 मैक्सिमम। ठीक है, पेरेंट्स उसे कहें बेडरूम में सारा चेक नहीं करना, जस्ट क्लोजेट चेक करने हैं। फॉरगेट द वॉशरूम्स, फॉरगेट बिहाइंड द कर्टन्स, फॉरगेट बीनीथ द बेड। ठीक है, डोंट लुक फॉर ऑल दीज प्लेसेस, जस्ट गो स्ट्रेट टू द क्लोजेट। वो पहले बेडरूम में जाएगा, सारी क्लोजेट्स खोल के चेक करेगा, दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा। इट इज सपोज, इट इज अल्टीमेट कि वो ढूंढ ही लेगा अपने सिबलिंग को। ठीक है, और वो खुश हो जाएगा, राइट? सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग विद द स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रॉन्स को बता देना, सिर्फ उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स और फेंक देना, और अब कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी हो सकता है। हमने हर हर इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग तक कर दी है। इनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये जो 3p और x है, ये एक्चुअली लिखने का एक तरीका है। एक इलेक्ट्रॉन का ऐसा एड्रेस हम बता देते हैं कि वो फिर उधर ही हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता, एंड यू वुड नो वेयर द इलेक्ट्रॉन लाइज। यू कैन स्ट्रेट टेल मी कि सर ये वाले शेल का, ये वाले सब शेल का ये वाला ऑर्बिटल है। बता सकते हैं ना, क्योंकि हर एक का अपना अपना स्पेसिफिक एड्रेस है। आपके पास कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो 2p y के अंदर है, तो आप मुझे बड़ी क्विकली बता देंगे कि सर वो 2 के अंदर है, उसका सबशेल p है और उसकी ओरिएंटेशन y ओरिएंटेशन है, ऑर्बिटल y है। इज इनफ, राइट? सो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू।
And that's not just confirms the location or the address of the electron. That actually gives you the whole idea why we are coming up with कि पहले शेल में हो ही 2 इलेक्ट्रॉन सकते हैं, दूसरे में हो ही 8 सकते हैं, तीसरे में हो ही 18 सकते हैं. कैसे हो सकते हैं भाई? कैसे पता चल गया इतने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? एक्चुअली हमने उनकी लोकेशंस, एड्रेसेस और उनकी मैक्सिमम कैपेसिटीज फाइनलाइज कर ली हैं. एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आते. एक सबशेल में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, एक शेल के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सब शेल्स हैं. आपको उसकी ओवरऑल कैपेसिटी ऑफ कोर्स पता चल जाएगी. लेकिन इस ओवरऑल कैपेसिटी के लिए हमने क्या रूल निकाला होता है किसी शेल के लिए? वो हमने निकाला होता है 2n². ये आंसर 2 का, 8 का, 18 का, 32 का 2n² के फॉर्मूला से पूरा हो जाता है. I think this all makes much more sense now. अच्छा, ए लेवल के टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि टॉपिक के शुरू में स्टूडेंट भी लॉस्ट होता है और स्टूडेंट को समटाइम्स लग रहा होता है बेचारा टीचर भी शायद लॉस्ट ही होगा. ठीक है, लेकिन एक्चुअली जैसे जैसे वो टॉपिक रैप अप होता चला जाता है, इट मेक्स मच मोर सेंस, एटलीस्ट टू द टीचर. इवन इफ इट डजंट मेक एनी सेंस टू द स्टूडेंट, इट स्टिल डज टू द टीचर. Okay. I hope it is also making sense for the student as well, right? Good, good. So what I'm going to do is that I'm going to save it as a diagram and I'm going to get back to the book. Sure, मैं भेज दूंगा बिल्कुल right after the class. ठीक है. So अब आपको एक बहुत अच्छा आइडिया होगा. अब जब हम बुक से पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट. सो हमारे पास हर प्रिंसिपल क्वांटम शेल यानी कि एन अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट हम स्प्लिट करते हैं सब शेल्स में. फर्स्ट के अंदर बेचारा वही शेल है, वही सब शेल है और वही ऑर्बिटल है. फर्स्ट की कोई बाइफिकेशन ही नहीं है. एक्चुअली फर्स्ट इतना छोटा उसकी बाइफिकेशन नहीं हो सकती. ठीक है ना. जैसे हम ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट भी कह देते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कंट्री भी कह देते हैं, ऑस्ट्रेलिया को कैपिटल भी कह देते हैं. बल कैपिटल अब चेंज हो गया है, ये पुराने जमाने की आज से 20 साल पुरानी बात हो गई है. ठीक है, तो अब हमारे पास कैपिटल और लाहौर है, लेकिन कॉन्टिनेंट और कंट्री हम सेम ही करते हैं. सो फर्स्ट के केस में वैसा ही है. हर प्रिंसिपल क्वांटम शेल डिफरेंट नंबर ऑफ सब शेल्स रखता है. पहले के अंदर एक सब शेल है, दूसरे के अंदर 2 सब शेल्स हैं, तीसरे के अंदर 3 है, चौथे के अंदर 4 हैं. यू बाइफिकेशन चेंज होती है. सब शेल्स डिस्टिंग्विश होते हैं लेटर एस पी डी से. एफ डी मैंने बता दिया, चौथा भी है. एफ सब शेल भी होता है, लेकिन ये उन एलिमेंट्स के अंदर होता है जिनके अंदर 57 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं. 57 से कम वाले में डी नहीं आता. और लकीली ए लेवल्स में हम 57 से ऊपर नहीं जाते, उससे नीचे स्टिक करते हैं. बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आईजीसीएसई में फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के साथ स्टिक किया था और उससे ऊपर की कॉन्फ़िगरेशन आपको क्वेश्चंस में नहीं दी थी, इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि हम 57 से नीचे नीचे ही रहें कॉन्फ़िगरेशन के मामले में. ठीक है, तो वो ठीक रहता है. ये आपके सिलेबस की एक बाउंड्री लाइन है. इवन द एग्जामिनर्स एंड द टीचर्स आर नॉट गोइंग टू क्रॉस इट. राइट. फर्स्ट 4 प्रिंसिपल क्वांटम लेवल्स आपके पास डिस्कस होते हैं सब शेल्स के हिसाब से. प्रिंसिपल क्वांटम शेल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की सब शेल की इंक्रीज करती है इस ऑर्डर में, यानी कि एस वालों की एनर्जी सबसे कम होगी, पी वालों की एनर्जी और ज्यादा होगी, डी वालों की एनर्जी ज्यादा होगी. इसका मतलब है जो एस के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कम है, जो पी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी ज्यादा है, और जो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी उससे ज्यादा है. ठीक. फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम लेवल n इज इक्वल टू 1, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, वो s सब शेल के अंदर होते हैं क्योंकि पहले के अंदर 2 कैटेगरीज होती नहीं है. सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम लेवल, ये जो मैंने सेंटेंसेस में लिखा है इसके लिए मैंने पूरी डायग्राम बनाई थी. इसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके s सब शेल में होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके p सब शेल में होते हैं. जो थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम लेवल 3 होता है उसके अंदर मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके s सब शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन्स उसके p सब शेल में और 10 इलेक्ट्रॉन्स उसके d सब शेल में होते हैं. आपने फिगर 2.7 से नोटिस किया कि ऑर्डर सब शेल का इंक्रीजिंग एनर्जी में एक रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा. एस है, फिर पी है, फिर डी है, लेकिन ऑर्गन के एलिमेंट के बाद जो तरतीब है वो स्लाइटली डिफर करती है. इसलिए हम कोशिश करते हैं ये ऑर्गन या कैल्शियम तक ही आईजीसीएसई में रहे, उससे ऊपर ना जाएं क्योंकि बच्चे के लिए वो चीज कंफ्यूजिंग हो सकती है. ऑर्डर ऑफ सब शेल्स अपेयर करना शुरू कर देता है कि वो ओवरलैप कर रहा है ऑर्गन के बाद. नेक्स्ट एलिमेंट ऑर्गन के बाद पोटेशियम है. पोटेशियम का आउटर इलेक्ट्रॉन 4s में होता है और 3d में नहीं होता. ये वाली बात हमने आईजीसीएसई में मुख्तलिफ तरीके से समझाई थी. बच्चे को बस इतना कह दिया था कि जब 8 इलेक्ट्रॉन्स पे स्टेबल हो जाए तो आपने फिर उसके बाद अगले के s में जाके फिल करना शुरू कर देना है. ठीक है.
ठीक है, और उसके डी को फिल नहीं करना। अब उसकी रीजन समझ लें। देखें, सबसे पहले एनर्जी के हिसाब से सबसे कम एनर्जी 1s की होती है। ये इस तरफ शेल है लेफ्ट साइड पे, राइट हैंड साइड पे सब शेल्स हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन में हम इसमें फिल करते हैं। फिर हम n के अंदर दो पार्ट्स बनते हैं, 2s और 2p। 2s में पहले फिल करते हैं, फिर 2 में फिल करते हैं, यूं। ठीक है, इसी तरह 3s 3p 3d फिल करने से पहले 4s की एनर्जी कम आती है। 4s पहले फिल होगा, फिर 3d की बारी आएगी, फिर 4p की बारी आएगी, यूं, फिर 5s की होगी, 4d की होगी, यूं। ये एनर्जी ओवरलैप करती हैं, इनका कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं होता। तो बच्चे को क्या कहा जाता है कि बच्चे को कहा जाता है कि वो या तो इनको इस तरह से याद कर ले, या एक टीचर्स तरीका बताते हैं इसे समझने का, याद रखने का, वो हम यूं लिखवाया करते हैं। आपने इसे यूं लिख लेना है, 1s, फिर इसके नीचे 2s और 2p, ठीक है, फिर इसके नीचे 3s और 3p, और फिर 3d, फिर 4s 4p 4d, या फिर 5s 5p, ठीक है, 5d। 5 में fp होता है, 4 में fp होता है, लेकिन इनको लिखने की जरूरत नहीं, काम नहीं आएंगे। हम बच्चे को ये तरीका बताते हैं, एग्जाम में बड़ा काम देता है। ठीक है, ये एरो लगाया, ये एरो लगाया। ये एरो को डायरेक्ट करने का मकसद ये है कि आपको ये पता चल जाए कि आपने इन्हें फिल कैसे करना है, यूं फिल करना है। अब अगर आप इन्हें नीचे से पढ़ेंगे, 1s पहले है, ये वाला एरो, फिर 2s है, ये वाला एरो, फिर पहले 2p फिल होना है, फिर 3s फिल होना है, 2p 3s, फिर 3p 4s 3p 4s, 3d 4p 5s 3d 4p 5s 5s। ये जो एरो वाला सिस्टम है ना, ये पुराने जमाने में बच्चों को याद रखने का तरीका बताया करता जाता था कि इस तरतीब को आपने यूं नीचे से ऊपर याद कैसे रखना है। मेक सेंस? ठीक है, तो कुछ बच्चे इसे वैसे ही ऐसे ही ज़बानी याद कर लेते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो इसको इस तरतीब से कर देते हैं, उसी वक्त लिखा कर लिया। लेकिन बेहतर है कि 1s से लेकर 5s तक ये आपको ज़बानी याद हो। ठीक है ना, तरतीब 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s की यूं तरतीब याद रहनी चाहिए। It's better to cram it instead of coming up with this idea. This idea is only given that if you are having a problem with cramming, draw these then and there so that you can clear yourself up that you're not going incorrectly. Make sense? याद रखिए कि S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स और F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम। ये उनकी मैक्सिमम लिमिट है सब शेल्स की। ठीक, ये यहां पर भी उसने मेंशन किया हुआ है। ऑलराइट, आई होप दिस मेक्स सेंस। ठीक है, जब हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हिट करते हैं गैस पार्टिकल्स को लोअर प्रेशर पे, तो कलर्ड लाइंस जो होती है वो हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट में, इसे हम स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। लेटर्स एस पी डी हमारे पास उन टर्म्स में आते हैं, एस शार्प है, पी प्रिंसिपल है, डी डिफ्यूज्ड है, एफ फंडामेंटल है, ये उनके लिए है। ठीक है, तो वो जो नाम आप पूछ रहे थे वो भी यहाँ बताए हुए हैं। अब हर सब शेल के अंदर एक या एक से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल रीजन ऑफ स्पेस होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसके अंदर 1 या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हर ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकता है, और ऑर्बिटल जो सबशेल के अंदर होते हैं उनकी एक तरतीब होती है, वो तरतीब हम चेंज नहीं कर सकते। एस के अंदर 1 है, पी के अंदर 3 है, डी के अंदर 5 है, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स हैं, ये हमेशा ऐसा रहेंगे। सिर्फ ऑर्बिटल्स नहीं, उनकी शेप भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो जिस तरह मैंने पहले समझाया था, एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो हम ओवल या सर्कुलर शेप ड्रॉ करते हैं, पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डम्बल शेप्ड होते हैं, तो ये यूं उन्होंने ड्रॉ किए हुए हैं। ये जो सर्कल्स हैं आफ्टर एंड बिफोर द लाइन, इसे यूं ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, एक्स वाई जी आप थोड़ा सा यहाँ रोटेटेड देखेंगे, नो प्रॉब्लम, ये वैसे करें ऐसे करें कोई मसला नहीं होता, इतना स्ट्रिक्टली ए लेवल पे से नहीं देखा जाता। क्लियर इनफ? इसे पढ़ भी लेते हैं, मैं चाहता हूं कि हर लाइन हर चीज अच्छी तरह से पढ़ी और समझी हो। ठीक है, सो हर ऑर्बिटल एक 3 डायमेंशनल शेप होती है। उस शेप में हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिटल के मिल जाएंगे। ठीक है, एस ऑर्बिटल सफेरिकल शेप का होता है, ये सर्कल नहीं होता, बेहतर है आप वर्ड सफेरिकल यूज करें। सफेर जो होता है वो ऊपर और नीचे से थोड़ा सा फ्लैटेंड होता है, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ सर्कल। 2s ऑर्बिटल सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल, या हम एल के अंदर कह देते हैं। ठीक है,
चूंकि हमने इसका एक नेम एल भी रखा हुआ था, इसे नंबर 2 भी कहा जा सकता है, इसे सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम शेल भी कहा जा सकता है, जो भी आप बुलाना चाहें, ये सारे ठीक नाम है, इनमें से कोई भी आप अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सेम शेप होती है 1s ऑर्बिटल की तरह, फर्स्ट की तरह, ये दोनों स्फेरिकल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 2s ऑर्बिटल में ज्यादा एनर्जी रखते हैं 1s ऑर्बिटल की निस्बत, और ये न्यूक्लियस से थोड़े से फादर भी होते हैं। ठीक, इसी तरह से 3p ऑर्बिटल्स, जो हमारे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 2p के लिए सेकंड क्वांटम शेल के अंदर, इसमें से हर एक की शेप सेम है एक दूसरे से। आप नोटिस करेंगे कि तीनों की शेप्स एक जैसी हैं, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि हर एक की शेप आवर ग्लास जैसी है, 2 लोब्स बने हुए हैं। इसे हम डंबल शेप भी कहते हैं, इसे हम लोब शेप भी कहते हैं। तो ये 3 सेट्स ऑफ लोब्स हैं जो कि अरेंज्ड हैं राइट एंगल्स पे एक दूसरे के साथ, वहां एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, एक जेड एक्सिस पे। मेक सेंस? ये जो इसका गोल सर्कुलर पार्ट है, इसे हम लोब कहते हैं। ऑलराइट, इन तीनों ऑर्बिटल्स की एक एनर्जी होती है। सो आपके पास 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं p के अंदर, वो चाहे 2 का p हो, वो चाहे 3 का p हो। अगेन 3p में भी 3 ही ऑर्बिटल्स होंगे थर्ड क्वांटम शेल में, लेकिन याद रखें कि 3p के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी 2p की निस्बत हाई होगी, क्योंकि हर आने वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पीछे वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत ज्यादा होती है। तो 2 के सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी 3 वालों से ज्यादा, 1 वालों से ज्यादा होगी, 3 वालों की 2 वालों से ज्यादा होगी। यूं ही आगे चलते हैं, 4 में जाके एनर्जी थोड़ी सी ओवरलैप होनी शुरू हो जाती है। आई होप आपको पिछले पेज की डायग्राम याद होगी। आपके पास 3d की एनर्जी ज्यादा होती है, 4s की एनर्जी कम होती है, फिर एनर्जी ओवरलैप करना शुरू हो जाती है। इसके बाद फिर वो तरतीब सेम नहीं रहती, इसलिए हम इसे इर्रेगुलर पैटर्न कह रहे थे। मेक सेंस? इसी वजह से हम 3d को बाद में और 4s को पहले फिल करते हैं। ठीक है, इनकी शेप सिमिलर रहेंगी लेकिन एनर्जीज हाई होती चली जाएंगी। जब हम आते हैं d के अंदर, ठीक है, तो d के अंदर शेप्स जो होती हैं वो लोब से हट के भी आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है ना 3d के अंदर उसने dz² एक ऑर्बिटल का यूं बताया हुआ है। ये चूंकि उसने चैप्टर नंबर 24 बताया हुआ है कि ये एएस लेवल में नहीं बल्कि हम A2 में करेंगे, इसलिए उसने आपको आइडिया दिया हुआ है कि इनकी शेप्स एक जैसी नहीं होती। s और p ऑर्बिटल्स में शेप एक जैसी होती है सारे ऑर्बिटल्स की, d में जाकर सारे ऑर्बिटल की शेप्स एक जैसा होना ही जरूरी नहीं। इसी तरह f भी ऐसे ही है, d और f के अंदर मुख्तलिफ ऑर्बिटल्स की शेप्स मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए हम उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं शेप और अरेंजमेंट में। ठीक, इसलिए डी वाले भी पढ़ाए नहीं, सही, वो मुश्किल हो जाएंगे इसलिए वो भी पढ़ाए नहीं, वो A2 में करेंगे। फिल करना, चूंकि जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसे सबसे पहले फिल करते हैं। ए लेवल में एक इस तरह का तरीका भी बताया जाता है, ये स्टेयरकेस मेथड। ये यूं भी एरो आप ड्रॉ कर सकते हैं कि सबसे नीचे 1s ड्रॉ कर लें, 2s 2p 3s 3p 4s 4p, इसे यूं लेकर चलना है एरो वाइज। इसे भी आप यूं जिस तरह से मैंने एरो ड्रॉ किए थे ना, ये बस तरीका अमेरिकन की आदत होती है, बरतानवी और अमेरिकन के एक दूसरे से ऑपोजिट तरीकों में लेके चलते हैं, तो ये वो काम किया हुआ है। ये यूं ही एरोज हैं। ठीक, एरोज एक्चुअली ऐसे ही हैं। ठीक है, कान घुमा के इधर से पकड़ लें उधर से पकड़ लें, कोई मसला नहीं है। एक्चुअली यही वाला तरीका है। वो एरो मैं ऊपर से नीचे की तरफ कर लूँ, नीचे से ऊपर की तरफ कर लूँ, ड्राइंग अगर स्लाइड चेंज करेंगे आंसर्स तो वही आएंगे। शुरू 1s से ही होगा, फिर 2s आएगा, 2p आएगा, 3s आएगा, 3p आएगा, 4s आएगा, यूं चलेगा यूं ही। ठीक है, अब ये फिल कैसे करने होते हैं? जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं उसी तरतीब से आप फिल करते चले जाएं। ठीक है, इसी तरह से आपके पास ये तरतीब आगे, उसने इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कौन से नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। ठीक है, फिर इनको कैसे हमने फिल करना होता है शेल्स में, उसके लिए मेथड अब उन्होंने लिखा हुआ है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेटिंग के अंदर करते हैं। ठीक है, इट्स अबाउट टाइम, आज के लिए इतना ही करते हैं। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस?